Welcome students. This is third lecture of surface chemistry by Dr. Ritu Sharma, and today we are discussing the topic factors affecting adsorption of gases on solids. In previous chapter you have read the difference between physisorption and chemisorption and mechanism of adsorption with the terms. Now फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एड्जॉर्प्शन के लिए गैसेस की ऑन सॉलिड्स. सो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ गैस. You know, physical adsorption is non-specific in nature. Every gas will get adsorbed to lesser or greater extent. However, easily liquefiable gases like ammonia, HCl, carbon dioxide, etc. are adsorbed to a greater extent. As I have already explained you, the gases which are easily liquefiable, ऐसी gases जो easily liquefiable होंगी, जो easily लिक्विफाइबल होंगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी, उनकी एड्जॉर्प्शन, जैसे ये एक एड्जॉर्बेंट है, जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी उसकी एड्जॉर्प्शन उतनी ही ईजिली पॉसिबल होगी. और जो गैस, जिन गैसेस में क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने पहले भी आपको बताया, जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैसेस उतनी ही ईजिली लिक्विफाइबल होंगी. ठीक है. और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, वो गैसेस इजीली लिक्विफाइबल नहीं होंगी और उनमें एड्जॉर्प्शन जो है वो लोअर एक्सटेंट में होंगी. लेकिन गैसेस, नाउ नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्जॉर्प्शन इज़ इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट. अब एड्जॉर्बेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा एड्जॉर्प्शन. नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट में क्या है, एड्जॉर्बेंट जितना पाउडर्ड फॉर्म में होगा, पाउडर्ड फॉर्म में, अगर चारकोल को हम सॉलिड फॉर्म में चारकोल लेंगे, इसमें एड्जॉर्प्शन जो है वो इतनी नहीं होगी. अगर इसी चारकोल को हम पाउडर्ड फॉर्म में बना के रखेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में बनाने से इसमें एड्जॉर्प्शन पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी. सो जितना, बिकॉज इन पाउडर्ड फॉर्म इट्स सरफेस एरिया गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ने के साथ एड्जॉर्प्शन जो है दैट विल आल्सो गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. सिमिलरली एक्टिवेटेड चारकोल एंड सिंपल चारकोल, दोनों में अगर देखें तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है इसमें एड्जॉर्प्शन जो है आपको वो ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू सिंपल चारकोल. ठीक है. एक्टिवेटेड चारकोल इज़ व्हाट? एक्टिवेटेड चारकोल इज़ द हीटेड फॉर्म. दिस इज़ द हीटेड फॉर्म ऑफ चारकोल. दिस इज़ द हीटेड फॉर्म ऑफ चारकोल एंड दिस इज़, जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि एक राख है, ये बुझी हुई राख है और ये जो राख है इसमें अभी अंगारे हैं, इसमें अभी हीटिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. इसमें अभी बर्न कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, कुछ अंगारे जो हैं वो अभी इसके बीच में हैं. सो दिस इज़ द heated form of charcoal and heated form of charcoal is known as activated charcoal. वो जो हम पाउडर फॉर्म में कोई एड्जॉर्बेंट लेते हैं तो वहाँ पे भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. अगर हम एक्टिवेटेड फॉर्म में लेते हैं, जैसे चारकोल को अगर हम एक्टिवेटेड फॉर्म में ले लेते हैं तो वहाँ पे भी एड्जॉर्प्शन एक्सटेंट जो है वो ज़्यादा होगी. जैसे मैंने यहाँ लिखा है, द एक्टिवेटेड चारकोल इज़ यूज्ड इन गैस मास्क्स मेंट फॉर द माइनर्स. जो माइनर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी माइंस में जब साइंटिस्ट जाते हैं अंदर, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने मुंह के आगे एक्टिवेटेड चारकोल जो है, जो मास्क लगाते हैं वहाँ पे आगे एक्टिवेटेड चारकोल होता है. वो एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली क्या करता है, वो जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उन सबको क्विकली एड्जॉर्ब कर लेता है चारकोल और प्योर फॉर्म में गैसेस को वो पर्सन जो है वो उसको इनहेल करता है. ओके. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. नो थर्ड फैक्टर विच इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर का क्या रोल है एड्जॉर्प्शन में? सो टेम्परेचर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in adsorption. The process of adsorption is basically, as already you have read, that this is the exothermic process, hence the reverse process is endothermic. ये हम पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म में बड़े अच्छे से कि जो हमारा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है,
एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज अवर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो मॉलिक्यूल हमारा सरफेस पे प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल जो है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट इज़ हाई एनर्जी, और वो अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं और ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जैसे इसके पास 3 साइड से फोर्स लगी है, ये चौथी साइड से फोर्स मांगता है, जिसके कारण कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो उसको क्विकली एड्जॉर्ब्ड करेगा। तो ये इस एड्जॉर्प्शन फिनोमिना में, इस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब भी एड्जॉर्प्शन होगी तो उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब एड्जॉर्प्शन होगी तो एनर्जी जो है दैट विल बी रिलीज्ड। So this energy released process is known as exothermic process. So your adsorption process is exothermic process. So we can say your forward process is exothermic in case of your adsorption. But reverse process, if we see reverse process, तो इसका जो reverse process होगा, reverse process जो होगा that will be, reverse process is endothermic process. रिवर्स प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होगा और फॉरवर्ड जो आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है दैट इज़ योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो एंडोथर्मिक रिवर्स प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन हुई है, वो आपकी वापस रिमूव हो जाएगी इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। So the process of adsorption is exothermic, hence the reverse process is endothermic. Okay, so endothermic process is also known as desorption process. If the above equilibrium is subjected to increase in temperature, then according to Le-Chatelier's principle, with increase in temperature, the endothermic process, that means desorption will be favored. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिवर्स प्रोसेस में हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि वहाँ पे डिसॉर्प्शन होगी। Hence, with increase in temperature, the desorption in case of, and this process will be possible only in physisorption, not in chemisorption. Why? Because in chemisorption there will be formation of chemical bonds between adsorbate and adsorbent. So there will be no desorption. This desorption is possible only in physisorption. ठीक है, एंड नाउ दिस प्रोसेस वी हैड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स बाय एम वर्सेस टेम्परेचर। मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था इन डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन कि जैसे ही टेम्परेचर को हम राइज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है इन केस ऑफ फिजिसॉर्प्शन वो डिक्रीज होगी। ठीक है, बिकॉज in case of physisorption the extent of adsorption is possible at low temperature, not at high temperature. Now in effect of temperature for chemisorption, in case of chemisorption, as already you have read in difference, adsorption increases with rise in temperature initially. पहले adsorption जो है वो इंक्रीज करेगी, उसके बाद एड्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो डिक्रीज करेगी। मैं कल भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो इनिशियली इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेन दैट एनर्जी एंड रीच एट दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और यू कैन से this activation, they have acquired this activation energy, and after possessing this activation energy they will come on the decreasing stage. Even if you further increase this temperature, अगर आप वापस टेम्परेचर को बढ़ाओगे भी तब भी ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन ये डिक्रीज होगी। वाई? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया जो है एड्जॉर्बेंट का जितना उसने यूज़ करना था वो यूज़ कर चुके हैं एड्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल, और जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है उसके बाद एड्जॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इनिशियली द मॉलिक्यूल ऑफ द एड्जॉर्बेंट गेन एनर्जी एंड बिकम्स इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, सो दैट प्रॉपर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड with the adsorbent molecules. Therefore, initially amount of gas adsorbed increase with rise in temperature. Further increases in temperature will increase the kinetic energy of the adsorbed molecule and they will dissolve. Further अगर हम increase करेंगे उस kinetic energy को adsorbed molecules की तो they will. Effect of pressure. इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या यहाँ पे फैक्टर्स में क्या रोल है यहाँ पे, इसको भी हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को वर्सेस प्रेशर ग्राफ लेंगे और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एड्जॉर्प्शन आइसोटोन कहते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। वाई? अगर हम देखें यहाँ पे इस ग्राफ को तो प्रेशर जैसे बढ़ रहा है तो ये ग्राफ जो है इनिशियली ये लीनियर हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है और आफ्टर दैट ये कांस्टेंट शो कर रहा है। इसका मतलब एट लो प्रेशर
लो प्रेशर यहाँ पे गैस जो है वो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो ग्राफ है वो लीनियर शो कर रहा है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब आगे अगर हम प्रेशर को बढ़ा भी रहे हैं, so at low pressure x by m is proportional to p. It means it depends upon pressure. Extent of adsorption is depends upon pressure when it will be low. जब low pressure होगा तब ये adsorption जो है वो depend करेगी, ठीक है। constant हटा proportional को हटा के हमने यहाँ पे constant k लगाया है। लेकिन at high pressure हम क्या देख रहे हैं, x by m is proportional to p naught. p naught means it is independent. raised to power 0 means it is 1. इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। आप जितना भी प्रेशर को बढ़ा रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है दैट विल बी गोज ऑन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो रही है। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है प्रेशर बढ़ाने से। इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा तो मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने एक बीकर में, अगर आपके एक बीकर में ये कोई एड्जॉर्बेंट डाला है, बीच में कोई सॉल्वेंट है आपका, ये आपके पास एड्जॉर्बेंट है और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने एड्जॉर्ब्ड होना है। दीज आर एड्जॉर्बेट एंड दिस इज एड्जॉर्बेंट। अगर मैं पहले थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे डेवलप करूँ तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एड्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार जब ये एड्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, जब ये पूरा सरफेस एरिया इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, फिर मैं चाहे जितना भी प्रेशर इसका बढ़ाऊंगी तो वो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा एड्जॉर्बेंट के साथ, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड ऑन दिस एड्जॉर्बेंट एंड देयर विल बी नो मोर स्पेस लेफ्ट बिहाइंड फॉर एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो प्रेशर कम होने पे एड्जॉर्बेंट जो है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन प्रेशर को बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी इंडिपेंडेंट। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के पी टू द पावर पी। सो एट हाई प्रेशर एक्स बाय एम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों के बीच की एक स्टेज ले रहे हैं। बीच की जो स्टेज है ये एट लो प्रेशर स्टेज है, ये एट हाई प्रेशर है, और बीच वाली स्टेज जो है दैट इज एक्स बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब है कि 0 से लेके 1 तक, ठीक है। जो प्रेशर ये बढ़ा रहा है, लो प्रेशर से लेके हाई प्रेशर के बीच वाले प्रेशर को उसने एक रेंज दे दी, उसने उसको एक 1/n करके लिख दिया। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब n में आप वैल्यू 0 भी लगा सकते हो, 0.1 भी लिख सकते हो, 0.2 भी लिख सकते हो। बीच की वैल्यूज़, दोनों के बीच की वैल्यूज़ को उसने रिप्रेजेंट कर दिया 1/n से। और ये जो हमारे पास रिलेशन है, इसी रिलेशन से अगर हम लॉग लगा के ये इक्वेशन निकालें, लॉग ऑफ x बाय m इज इक्वल टू लॉग k, इसका अगर हम लॉग ले लें, दिस इज m टू द पावर n, सो इट इज़ n log m, so 1/n log p. So this equation is known as Freundlich adsorption isotherm equation, which is given by the scientist Freundlich in 1909. This gave a relationship between the quantity of gas adsorbed and the pressure at a particular temperature. This is known as Freundlich adsorption isotherm. ये आपके सिलेबस में वैसे है नहीं है, लेकिन आपने फैक्टर्स में ये चीज़ ज़रूर पढ़नी है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है जब प्रेशर लो होगा, जब प्रेशर हाई होगा और जब इंटरमीडिएट प्रेशर होगा। तो इसी इक्वेशन को हम Freundlich adsorption isotherm भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर्स जो है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट मीन्स दैट इंक्रीजिंग ऑफ द एड्जॉर्बिंग पावर ऑफ द एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट की आप जितनी ज़्यादा एड्जॉर्बिंग पावर को बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। दिस कैन बी डन, और ये आप कैसे कर सकते हो? बाय द फॉलोइंग मेथड्स। मेटेलिक एड्जॉर्बेंट्स आर एक्टिवेटेड बाय मैकेनिकल रबिंग। मैकेनिकल रबिंग से आप मेटेलिक एड्जॉर्बेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हो। यानी अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मूथ सरफेस जो है, वो एक स्मूथ सरफेस है आपके पास और एक आपके पास रफ सरफेस है, तो एड्जॉर्प्शन किस में ज़्यादा होगी? एड्जॉर्प्शन जो है आपका आंसर होना चाहिए, एड्जॉर्प्शन जो है वो रफ सरफेस में ज़्यादा होगी, स्मूथ सरफेस में कम होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने पहले भी दी कि एक चारकोल है सिंपल और दूसरा एक्टिवेटेड चारकोल है, तो किस में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी? एक्टिवेटेड चारकोल में ज़्यादा होगी। एक सॉलिड फॉर्म में है एड्जॉर्प्शन चारकोल आपका, और दूसरा पाउडर्ड फॉर्म में है, तो पाउडर्ड फॉर्म में एड्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। यही यहाँ पे मेंशन है
To increase the adsorbing power of the adsorbent, they are subdivided into smaller pieces. As a result, the surface area increases and therefore the adsorbing power will be increasing. And now next, some of the adsorbents are activated by strong heating. जो मैंने आपको बताया, अगर हम हीट करते हैं चारकोल को, then it will become activated charcoal by heating with superheated steam. For example, charcoal is activated by subjecting it into the action of superheated steam. सो इस तरह से इनकी एड्जॉर्बिंग पावर जो है एड्जॉर्बेंट की वो बढ़ जाती है. तो लास्ट में हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा. अब आपने काफ़ी सारी हाँ यूज़ होती है, ये सब आप पढ़ लेना. जैसे प्रिजर्विंग वैक्यूम में, गैस मास्क में, क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर जो है उसको साफ़ किया जाता है, इसी एक्टिवेटेड चारकोल से इसको क्लियर किया जाता है. क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स में, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द स्टोरेज ऑफ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज, इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो आप पढ़ चुके हो आइसोलेशन चैप्टर में, इन पेंट इंडस्ट्री, इन डाइंग, इन वाटर कंजर्वेशन एंड इन क्योरिंग डिजीजेज. ठीक है, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ योर एड्जॉर्प्शन जो हमने कवर किया. एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर टॉपिक ऑफ एड्जॉर्प्शन जिसमें आपने फैक्टर सारे एक्सप्लेन किए और एप्लीकेशन पार्ट भी कवर किया. अब हम नेक्स्ट आगे कोलाइड्स पे जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.